चैप्टर 1 भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, पंबन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, पंबन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? उपयुक्त सभी राज्यों से, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? उपयुक्त सभी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है? दूसरा तथा 7वां। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है? दूसरा तथा 7वां। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है सिक्किम, बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है सिक्किम, बिहार। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? 2.40%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है? 2.40%। भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह कथन सही नहीं है। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। यह सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। यह सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है। यह भी सही है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह कथन सही नहीं है। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। यह सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। यह कथन भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है। यह कथन भी सही है। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? लक्षद्वीप और मणिकाय को। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? लक्षद्वीप और मणिकाय को। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? पापाग्नि। निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? पापाग्नि। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी होकर गुजरता है? राजस्थान। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? मेघालय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? मेघालय। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? उपयुक्त सभी, यानी मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? उपयुक्त सभी, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? IST GMT के 5.5 घंटे आगे रहता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? IST GMT के 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? मिनिकॉय को मालदीव से। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? मिनिकॉय को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। यह कथन गलत है। कोंकण तट समुद्रातिक्रमण यानी मैरीन ट्रांसग्रेशन से प्रभावित है। यह कथन सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है। यह कथन भी सही है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के वृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है। यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। यह कथन असत्य है। कोंकण तट समुद्रातिक्रमण यानी मैरीन ट्रांसग्रेशन से प्रभावित है। यह कथन सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है। यह कथन भी सही है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है। यह कथन भी सही है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम है? आइजॉल। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम है? आइजॉल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है? छत्तीसगढ़। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी।
भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? लक्षद्वीप। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? 7। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? 7। भारत की स्थलीय सीमा से संलग्न देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? यंगून। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? यंगून। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। राम सेतु एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। राम सेतु एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है? चेन्नई। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है? चेन्नई। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? उपयुक्त सभी यानी मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? उपयुक्त सभी यानी मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? भारत एवं चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? भारत एवं चीन के मध्य। भारत का उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का उत्तरतम बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ स्थित है? लद्दाख में। चैप्टर 2 भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है अरावली में। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है अरावली में। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेटों के अभिसरण प्लेट कन्वर्जेंस के संदर्भ में। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में यानी प्लेट कन्वर्जेंस के संदर्भ में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस इयोशीन, पश्चिमी घाट, लेट सेनोजोइक, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, प्लीस्टोसीन। इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस इयोशीन, पश्चिमी घाट, लेट सेनोजोइक, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, प्लिस्टोसीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश। आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। गोंडवाना कर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी में। गोंडवाना कर्म की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी में। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। यह कथन असत्य है। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। यह कथन सत्य है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। यह कथन भी सत्य है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। यह कथन भी सत्य है। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। यह कथन असत्य है। इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। यह कथन सत्य है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। यह कथन सत्य है। इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। यह कथन भी सत्य है। धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा। धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा। कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? जुरैसिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? जुरैसिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। निम्नलिखित में कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? फेनरोजोइक। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? फेनरोजोइक। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारंधमुखकृत शिलाएं कहलाती क्या है? लमेटा पात्र। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारंधमुखकृत शिलाएं कहलाती क्या है? लमेटा पात्र। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं ये अधिक रूपांतरित होती है, ये अधिक वलित होती है और ये अजीवाश्मय होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं हैं ये अधिक रूपांतरित होती है, ये अधिक वलित होती है, ये अजीवाश्मय होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? यह अत्यधिक वलित रूप में है। यह कथन असत्य है। यह अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है। यह कथन सत्य है। इसमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। यह कथन भी सत्य है। नीस
सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। यह कथन भी सत्य है। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये अत्यधिक वलित रूप में है। यह कथन असत्य है। ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी है। यह कथन सत्य है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। यह कथन भी सत्य है। नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है। यह कथन भी सत्य है। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है पुराजीवी काल में। धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई है पुराजीवी काल में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। चंपानेर श्रेणी, धारवाड़ चट्टाने, करनूल श्रेणी, विंध्यन चट्टाने, तालचेर श्रेणी, गोंडवाना चट्टाने और पापाग्नि श्रेणी, कुडप्पा चट्टाने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे फिर से। चंपानेर श्रेणी, धारवाड़ चट्टाने, करनूल श्रेणी, विंध्यन चट्टाने, तालचेर श्रेणी, गोंडवाना चट्टाने, पापाग्नि श्रेणी, कुडप्पा चट्टाने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन है या है? आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन है आर्कियन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? गुजरात में। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? गुजरात में। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? धारवाड़। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? धारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? वृहत हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? वृहत हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी पार हिमालय से में सम्मिलित नहीं है? शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है? शिवालिक। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला। हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? शिवालिक उपांत में। हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? शिवालिक उपांत में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल डेजर्ट है? सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल यानी डेजर्ट है? सिंधु क्षेत्र। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतल लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है।
यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतल लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है उत्तराखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है उत्तराखंड। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। केरल का कुट्टानाडु क्षेत्र किसके प्रसिद्ध है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। केरल का कुट्टानाडु क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। यह कथन असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह कथन सत्य है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। यह कथन भी सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। यह कथन असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह कथन सत्य है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। यह कथन सत्य है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। यह कथन भी सत्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है? कम। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से कितनी है? कम है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा अक्षाई चीन का भाग है?
लद्दाख पठार निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? लद्दाख पठार निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? रुंडन निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? रुंडन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकाई श्रेणियां। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकाई श्रेणियां। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। कश्मीर घाटी कौन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल। कश्मीरी घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहत हिमालय व पीर पंजाल। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? अरावली। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुड़ला मानधाता नहीं है, नामचा बड़वा है, कामेट है और नंगा पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुड़ला मानधाता नहीं है, नामचा बड़वा है, कामेट है और नंगा पर्वत है। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और फिर अन्ना मलाई पहाड़ियां। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्ना मलाई पहाड़ियां। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम की से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, यह कथन सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, यह कथन भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है, यह कथन भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, यह सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, यह भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है, यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? अजंता। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? अजंता। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है?
रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? रमन सागर पर्वत। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? श्रीलंका। व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कौन सा है? मरीना तट, तमिलनाडु में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है? मरीना तट, तमिलनाडु में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? शिव किला। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? शिव किला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रा को। शालटोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। शालटोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किसके नाम से भी जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किसके नाम से भी जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? शिवालिक। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? शिवालिक। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी। निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, झलेपला दर्रा सिक्किम, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, झलेपला दर्रा सिक्किम, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हिमालय के किस भाग पर कड़ेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग पर कड़ेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? टेथिस सागर। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? टेथिस सागर। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? पहाड़ियों और उनसे संबंधित क्षेत्र में कौन सही सुमेलित है देखेंगे। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश, यह सही है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां और उनसे संबंधित क्षेत्र देखेंगे कौन कौन से सही है। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र। मांडव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। इसके अलावा गढ़जात पहाड़ियां ओडिशा में स्थित है, यह सही है। नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। शेवराई पहाड़ियां तमिलनाडु में है, यह भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में उससे संबंधित सबसे ऊंची चोटी दिए गए हैं। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु दोदा बेटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शैडल पीक। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शैडल पीक।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मरका घाटी लद्दाख में, जुकू घाटी है नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। मरखा घाटी लद्दाख, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामड़ी पाट। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामड़ी पाट में। चैप्टर 4 अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है नर्मदा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है नर्मदा। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है सोन। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है सोन नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है महानदी। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है महानदी। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? झेलम। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? झेलम। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चंद्रहासिनी देवी। भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? दूधसागर प्रपात। भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? दूधसागर प्रपात। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के मध्य। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के मध्य। निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? महानदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? काली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? काली। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उस स्थल पर नदियों का संगम दिया गया है। इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, नंदप्रयाग, नंदाकिनी एवं अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडर और देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और राज्यों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल के नाम और सूची 2 में नदियों का संगम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, नंदप्रयाग, नंदाकिनी एवं अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडर और देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य। संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील यानी मिस्ट्री लेक कहा जाता है? रूपकुंड झील को। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील मिस्ट्री लेक कहा जाता है? रूपकुंड झील को। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है? लोध, बराकर। यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है? लोध, बराकर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पेरियार नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पेरियार नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केवल कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? चंबल नदी। यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, हेमावती है, अर्कावती है और अमरावती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, हेमावती है, अर्कावती है और अमरावती है। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा, पेनगंगा। यह सही सुमेलित नहीं है। गोदावरी, इंद्रावती सुमेलित है, कृष्णा, भीमा सुमेलित है और लूनी, शुक्री सुमेलित है। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा, पेनगंगा। यह सही सुमेलित नहीं है। गोदावरी, इंद्रावती सुमेलित है, कृष्णा, भीमा सुमेलित है, लूनी, शुक्री सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नहीं है।
खारी है, शुकड़ी है, जवाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नहीं है, खारी, शुकड़ी और जवाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तीस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तीस्ता। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वहां पर अवस्थित नदी के नाम। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। लखनऊ गोमती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती और पटना गंगा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नगर और सूची 2 नदियों के नाम। लखनऊ गोमती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी और पटना गंगा नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है? डल झील, मीठे पानी का झील, पांगोंग झील, सो झील, खारे पानी की झील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 3 सही सुमेलित है। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है? डल झील मीठे पानी की झील है और पोंगोंग सो झील खारे पानी की झील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सिर्फ 1 और 3 सुमेलित है। भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और उनकी सहायक नदियों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महानदी की सहायक नदी पुनपुन नदी नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। कावेरी की सहायक नदी है संगी है, कृष्णा की सहायक नदी मूसी है और गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महानदी की सहायक नदी पुनपुन नहीं है, कावेरी की है संगी है, कृष्णा की मूसी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में वह झील किस राज्य में स्थित है यह दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील ओडिशा, भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील ओडिशा, भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? छोटा नागपुर। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है? चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है? चिल्का झील।
चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। यह कथन असत्य है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्रिम्बकेश्वर में पश्चिमी घाटी से होता है। यह कथन सत्य है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी है। यह कथन भी सत्य है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। यह कथन असत्य है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्रिम्बकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। यह कथन सत्य है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी है। यह कथन भी सत्य है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। यह कथन भी सत्य है। मानसी गंगा झील, जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। मानसी गंगा झील, जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यह शेष सुमेलित है? नदी और उनकी सहायक नदी। घाघरा की सहायक नदी राप्ती है। कोसी की सहायक नदी अरुण है। सोन की सहायक नदी रिहंद है और दामोदर की सहायक नदी बराकर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यह शेष सुमेलित है? नदी और उनकी सहायक नदी। घाघरा की सहायक नदी राप्ती है। कोशी की सहायक नदी अरुण है। सोन की सहायक नदी रिहंद है। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल की। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डोअर जलप्रपात, रोंगबैंग डेयर फॉल्स अवस्थित है? मेघालय। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डोअर जलप्रपात यानी रोंगबैंग डेयर फॉल्स अवस्थित है? मेघालय में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? चंबल का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? चंबल। माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? कावेरी। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? बेतवा नदी और चंबल नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? बेतवा नदी और चंबल नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सही है या है? हिमालयी नदियां सदा नीरा हैं, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदा नीरा नहीं है। यह कथन सही है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सही है या है? हिमालयी नदियां सदानीरा हैं, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदानीरा नहीं है। यह कथन सही है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पेंगोंग त्सो झील
जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, स्थित है लद्दाख में। पेंगोंग त्सो झील, जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, स्थित है लद्दाख में। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में वह झील कहाँ अवस्थित है वो दिए गए हैं। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बरखल झील हरियाणा में है, लोकतक झील मणिपुर में है और कालीवेली झील तमिलनाडु में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में अवस्थिति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सला झील अरुणाचल प्रदेश, बरखल झील हरियाणा, लोकतक झील मणिपुर, कालीबेली झील तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्गम क्षेत्र और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी, वेरीनाग झरना, कृष्णा, महाबलेश्वर, झेलम, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्णरेखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उद्गम क्षेत्र और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कावेरी, वेरीनाग झरना, कृष्णा, महाबलेश्वर, झेलम, छोटा नागपुर का पठार, सुवर्णरेखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बंगाल डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बंगाल डेल्टा। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, सोन और नर्मदा। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, सोन और नर्मदा। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख एस्टोरी नहीं बनाती है? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख यानी एस्टोरी नहीं बनाती है? महानदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। चैप्टर 5 जलवायु क्लाइमेट। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किस समय पाई जाती है? दिसंबर से मध्य फरवरी तक भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किस समय पाई जाती है? दिसंबर से मध्य फरवरी तक।
कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम तट। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी तट। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है असमान वर्षा। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है असमान वर्षा। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास केंद्र UNDP। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा ओडिशा यह सुमेलित नहीं है। आंधी उत्तर प्रदेश सुमेलित है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल सुमेलित है। लू उत्तर पश्चिम भारत सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा ओडिशा सुमेलित नहीं है। आंधी उत्तर प्रदेश सुमेलित है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल सुमेलित है। लू उत्तर पश्चिम भारत सुमेलित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अल मसूदी। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अल मसूदी। नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोच्चि, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी शुष्क स्थान है? लेह। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा शुष्क स्थान है? लेह। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? उपाद्र महाद्वीपीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? उपाद्र महाद्वीपीय।
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। मॉनसून का निवर्तन रिट्रीट ऑफ मॉनसून इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मॉनसून का निवर्तन रिट्रीट ऑफ मॉनसून इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दिल्ली में। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों से के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी केवल एक। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? अल नीनो। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? अल नीनो। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मृदा का अनुपजाऊ होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट से, वर्षा में बदलाव से और मृदा का अनुपजाऊ होने से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सिक्किम में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सिक्किम में। कथन यानी ए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और कारण है भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कथन यानी ए सत्य है परंतु आर यानी उसका कारण असत्य है। कथन दिया गया है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, कारण आर दिया गया है भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका आंसर होगा सी, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा एक प्रकार होती है। 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा एक प्रकार होती है। 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, तमिलनाडु। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, तमिलनाडु। मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय। मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय। आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। आम्र वर्षा, मैंगो शावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार एवं बंगाल में
मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उष्ण जल के स्रोत और भारत के राज्य। कौन सा सुमेलित नहीं है? लसुंदरा राजस्थान, यह सुमेलित नहीं है। अवलोली महाराष्ट्र सुमेलित है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश सुमेलित है। सोहना हरियाणा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उष्ण जल के स्रोत और भारत के राज्य। लसुंदरा राजस्थान, यह सुमेलित नहीं है। अवलोली महाराष्ट्र सुमेलित है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश सुमेलित है। सोहना हरियाणा सुमेलित है। पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। चलिए देख लेंगे जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और उस जलवायु में आने वाले क्षेत्र। एक एक करके देखेंगे। लघु शुष्क ऋतु AMW, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। लघु शुष्क ऋतु AMW प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र हैं गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना AW प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। उष्ण कटिबंधीय सवाना AW प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। गर्म मरुस्थल BWHW, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। गर्म मरुस्थल BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु CWG, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र हैं गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र। शुष्क शीत ऋतु CWG प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकांश क्षेत्र। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC प्रकार, इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश। ध्रुवीय प्रकार इस जलवायु में आने वाले क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ध्रुवीय प्रकार E क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।